हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी बीएमएस सीरीज। ये एक सीरीज है जो आपको ऑडियो के थ्रू सुनकर एनसीईआरटी रिवाइज करने में हेल्प करेगी। तो ये हर उस बच्चे को हेल्प करेगी जिसने ये चैप्टर को रिवाइज किया हुआ है और वो कम टाइम में और ज़्यादा रिवाइज करना चाहता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सीधे ही स्ट्रेट वे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, एनसीईआरटी कहती है कि हमारे आसपास स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ भी कम हमें काफ़ी वेरिएशन दिखती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है प्लांट की, उसे हम एनाटॉमी बोल रहे हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि कहीं ना कहीं एनाटॉमी जो है एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन वगैरह होती है। मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो हम उसको भी कंपेयर करेंगे। उसके अलावा अगर आप याद करें चैप्टर सेकंड क्लास 11th का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, प्लांट में सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका कॉमन ओरिजिन है और फंक्शन सिमिलर है या कॉमन है। जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम हो। एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं उनमें सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवीजन, मतलब किस तरीके से सेल डिवाइड कर सकता है। उस एबिलिटी में हम प्लांट के अंदर टिश्यूज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइड होना। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के क्या फीचर होते हैं। ये फीचर हमारे पास मॉर्फोलॉजी चैप्टर और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल के फीचर होते हैं, वो स्मॉल साइज होता है, राउंड शेप का होता है, थिन वॉल होती है, उसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस कॉन्स्पिकुअस होता है, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में। तो ये कुछ फीचर हैं हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स के। अब एनसीईआरटी ने बोला है, एक टर्म दी है जिसे वो कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। अब हम यहां पर एक पॉइंट देखेंगे कि जब हमने मेरिस्टेम की बात करी तो मेरिस्टेम जो है प्लांट में अलग अलग पोजीशन पर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लांट लगातार हर जगह से डिवाइड करेगा। प्लांट में डिवाइडिंग सेल्स एक फिक्स लोकेशंस पर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल का मतलब होता है टिप। एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है शूट एपिकल। शूट का मतलब होता है किसी स्टेम या किसी ब्रांच की टिप पर होना। दूसरी हमारे पास होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो कवर होती है रूट कैप से और वो हमारे पास रूट की ग्रोथ कराती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो डिस्टेंट मोस्ट पार्ट, मतलब कि अगर ये मेरे पास सॉइल है तो ये स्टेम है, तो स्टेम के सबसे आखिरी हिस्से में हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट की ग्रोथ कराना और साथ में लीफ बनवाना। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि लीफ हमारे पास कैसे बनती है? लेटरली बनती है एपिकल मेरिस्टेम से। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि अगर एपिकल मेरिस्टेम से कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक्सिलरी बड। मींस कुछ सेल्स रह जाते हैं पीछे, डिवाइडिंग सेल्स, वो बनाते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आपको पता होनी चाहिए नोड पर होती है और वहां पर क्या होता है बेटा? वो बड क्या करती है? या तो ब्रांच बनाती है या फ्लावर बनाती है, या ब्रांच बनाएगी या फ्लावर बनाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी बताती है कि एक और मेरिस्टेम होती है जो ग्रासेस में होती है, जो कहां पर होगी? हमारे पास परमानेंट सेल्स के बीच में। मतलब जैसे अगर आप बैम्बू को अज्यूम करो तो बैम्बू की नोड के जस्ट ऊपर एक मेरिस्टेम होती है, फिर उसके बाद परमानेंट सेल्स होते हैं, फिर दोबारा से एक मेरिस्टेम आती है। ऐसी मेरिस्टेम को कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो याद रखें, इंटर कैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में होती है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कैसी मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। अगर कोई हर्बीवोर ग्रेजर ऊपर का पार्ट खा जाता है प्लांट का, तो उस प्लांट के पार्ट को रीजनरेट करने का काम किसका है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अभी हमने बताया आपको एपिकल मेरिस्टेम, उसके अलावा बताया हमने आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम, मतलब कि डाइकोट प्लांट के स्टेम की और डाइकोट के रूट की, वहां पर एक और मेरिस्टेम बनती है जो वुडी पार्ट में। वुडी पार्ट मतलब जो पार्ट ऑलरेडी मैच्योर हो गया है स्टेम का और रूट का, वहां पर दोबारा से कुछ डिवाइडिंग सेल्स बनते हैं।
वो मेरिस्टेम ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में होती है, उसे सिलेंड्रिकल या लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारे पास एक हो गई एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी हमारे पास हो गई इंटरकैलरी, और तीसरी हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम हो गई। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि मेरिस्टेम किस तरीके से आई है। तो जब हम देखते हैं कि ओरिजिन किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहले एक मेरिस्टेम होती है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होती है जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती है, मतलब प्लांट में स्टार्टिंग से होगी। फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। जब भी प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट होगी, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो हमेशा प्राइमरी टिश्यू बनाएगी, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से बनते हैं। उसके बाद एक मेरिस्टेम होती है जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। यहां पर बच्चे गलत ये करते हैं, उन्हें लगता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है वो हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है। नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल से बनती है। अगर कोई परमानेंट सेल दोबारा से डिवाइडिंग हो जाए, नॉर्मली परमानेंट सेल डिवाइडिंग नहीं होता, अगर कोई परमानेंट सेल दोबारा से डिवाइडिंग हो जाए, दोबारा से मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी ले आए, जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं डी डिफरेंशिएशन, तो जो मेरिस्टेम आती है उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास जो मेरिस्टेम है उसके एग्जांपल में कॉर्क कैम्बियम होती है जो कॉर्टेक्स के वहां बनती है। दूसरा वास्कुलर कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उसमें इंटर और इंट्रा हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है बेटा। अब ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दिए हैं पेज सेकंड पर इस चैप्टर के, जहां पर उन्होंने शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो लीफ प्राइमोर्डिया लिखा है उसका मतलब है कि उससे लीफ बनेगी। रूट एपिकल मेरिस्टेम में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है प्रोटोडर्म। तो हम ये कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फेट का मतलब होता है फ्यूचर। मेरिस्टेम जो होती है एक होती है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का मतलब होता है कि ये वो मेरिस्टेम होती है जो एपिडर्मिस बनाएगी। उसके अलावा होती है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम वो होती है जो क्या बनाएगी, वास्कुलर बंडल। उसके अलावा हमारे पास एक ग्राउंड मेरिस्टेम होती है जो कॉर्टेक्स और पिथ जैसी चीजें बनाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर हम मेरिस्टेम को डिवाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने डायग्राम में सिर्फ प्रोटोडर्म लिखा है और वहां फिर सेंट्रल सिलेंडर लिखा है। सेंट्रल सिलेंडर वाला जो पार्ट है वो जाके हमारे पास वास्कुलर बंडल वगैरह बनाएगा। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। पॉइंट ये है कि अगर कोई सेल अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की लूज कर लेता है तो वो परमानेंट सेल बन जाता है। हम ये देखते हैं प्लांट के अंदर कि जो परमानेंट टिश्यू है, मतलब परमानेंट सेल्स के ग्रुप को हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस है, उसमें सारे सेल्स पैरेन्काइमा है। तो एपिडर्मिस जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि वो क्या है, एक पैरेन्काइमा का बना हुआ है, तो उसे हम पैरेन्काइमा टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि प्लांट के अंदर चार ही टाइप के सेल्स हम मेनली बोलते हैं। एक डिवाइडिंग सेल होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरा हमारे पास होता है पैरेन्काइमा, तीसरा कॉलेनकाइमा और फोर्थ है हमारे पास क्लेरेन्काइमा। अगर कोई टिश्यू सिर्फ पैरेन्काइमा का बना हो तो उसे हम पैरेन्काइमा टिश्यू कहेंगे और सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल मींस सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम तीन टाइप के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, दूसरा हम पढ़ते हैं कॉलेनकाइमा और तीसरा हम पढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा सेल्स की या पैरेन्काइमा टिश्यूज की। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा टिश्यूज मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में, इसलिए इसे हम स्पेस फिलिंग टिश्यू भी बोलते हैं। अगर हम इसके सेल की बात करें तो सेल में सेल वॉल इसकी थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस अगर प्रेजेंट होता है, नॉर्मली हो सकता हो, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है प्रेजेंट हो इनके बीच में। उसके अलावा इनमें जो हम बोलेंगे कि इनमें जो शेप होती है वो शेप हमारे पास हम लिखते हैं बेसिकली एक होती है इलोंगेटेड, दूसरी होती है आइसो डायमेट्रिक, मतलब सब तरफ से डायमीटर सेम है। उसमें हम ओवल, राउंड, स्फेरिकल, पॉलीगोनल वर्ड यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी ने 6 वर्ड यूज किए हैं। एक लिखा है आइसो डायमेट्रिक, एक लिखा है ओवल, एक लिखा है राउंड, एक लिखा है पॉलीगोनल, एक लिखा है स्फेरिकल। ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी ने लिखा है इलोंगेटेड शेप लिखी है। अगर हम बात करते हैं रोल की, तो ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले
जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फॉर एग्जांपल लीफ में उसका नाम है मीजोफिल सेल, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीजों को स्टोर कर सकते हैं, खाने को, फूड को स्टार्च में, ऑयल में स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा इनका काम होता है सिक्रीशन। पैरेन्काइमा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देते, मैकेनिकल सपोर्ट पैरेन्काइमा नहीं देते, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि हमारे पास एक फोटोसिंथेटिक वाले जो पैरेन्काइमा होते हैं उनको हम क्लोरेन्काइमा बोल सकते हैं, CHL, क्लोरोफिल वाला क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सही है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं और बात करते हैं कॉलेन्काइमा की। कॉलेन्काइमा के लिए सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि कॉलेन्काइमा हमें डाइकॉट्स में मिलते हैं और उसमें भी रूट में नहीं मिलते, स्टेम और लीफ में मिलते हैं। कॉलेन्काइमा मेरे पास रूट में एब्सेंट होते हैं और किस में एब्सेंट होते हैं? लीफ में एब्सेंट होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने डाइकॉट वर्ड यूज किया है। कॉलेन्काइमा सेल्स जो होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कंपेयर करो पिछले वाले से। उसके बाद उनमें जो होती है कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होती है, पूरे सेल पे डिपोजिशन नहीं होती, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होती है। उनमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है। कॉलेन्काइमा सेल्स हमें कहाँ मिलते हैं? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और इनका काम क्या होता है बेटा? ये ऐसा नहीं कि हमेशा पूरी यूनिफॉर्म लेयर में मिलेंगे, ये सेल्स या तो यूनिफॉर्म लेयर में मिल सकते हैं या पैचेस में मिल सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेन्काइमा के बाद, ध्यान से सुनेंगे, कॉलेन्काइमा में और भी बात करते हैं। कॉलेन्काइमा दो तरह का काम कर सकता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, इसके साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि कोई ऐसा सेल बताओ जो मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा और फोटोसिंथेटिक भी होगा, वो हमारे पास कॉलेन्काइमा होते हैं। कॉलेन्काइमा मैंने जैसा कि बताया डाइकॉट प्लांट की स्टेम में और हमारे पास किस में? उसके लीफ में मिलेगा। लीफ में कहां मिलता है? पिट्यूल में। तो लीफ में, पिट्यूल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और डाइकॉट स्टेम जो यंग स्टेम होती है उसमें एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं और वहां ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कॉलेन्काइमा की डिटेल हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं बेटा वो डेड सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा? नहीं होता। इनकी वॉल काफी ज्यादा थिक होती है और डिपोजिशन होती है इनमें लिग्निन की। आपको ये समझना पड़ेगा, सेल वाले चैप्टर में बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो सेल वॉल बनती है उसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। अगर सेकेंडरी सेल वॉल, ध्यान से सुने बेटा, अगर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं डिपोजिशन हो रही है तो उस जगह को कहते हैं पिट। पिट क्या होता है? जहां सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन नहीं होती, या हम ये बोलेंगे पिट वो जगह होती है जहां लिग्निन एब्सेंट होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, लेकिन पिट ऐसी जगह है जहां पर लिग्निन नहीं होता। जहां पर क्या नहीं होता? लिग्निन नहीं होता। क्या आपको समझ में आ गई? ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं बेटा उनमें हमारे पास क्या होता है? वो डेड सेल्स होते हैं, उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। अगर आप प्रोटोप्लास्ट शब्द का मतलब समझे, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है और साइटोप्लाज्म भी नहीं है, प्रोटोप्लास्ट लिखा हुआ है। ठीक है सर। अब हम ये कहेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ FOSD। एफ का मतलब फॉर्म, ओ का मतलब ओरिजिन, एस का मतलब स्ट्रक्चर, डी का मतलब डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट स्क्लेरेन्काइमा सेल दो तरह के हैं। पहला हमारे पास फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स लंबे सेल होते हैं इसलिए वर्ड यूज करते हैं इलॉन्गेटेड। उसके अलावा फाइबर्स जो होते हैं उनकी वॉल थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, वो ग्रुप में मिलते हैं। उनका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। हमारे पास फाइबर जाइलम में भी मिलते हैं, फ्लोएम में भी मिलते हैं और उनके बाहर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास होते हैं स्क्लीरिड्स। स्क्लीरिड्स हमारे पास ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है और हमारे पास कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल हो सकता है। स्क्लीरिड्स जो होती है उनकी वॉल और ज्यादा थिक होती है, उनकी जो ल्यूमन होता है उसमें और ज्यादा नैरो होता है, मतलब उनमें डिपोजिशन और ज्यादा होती है। स्क्लीरिड्स मुझे कहां मिलते हैं? मुझे मिलते हैं फ्रूट, जो मेरे पास फ्रूट वॉल है नट्स की, वहां मिलेंगे। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको जो रफ लगते हैं जीभ पर, ग्रिटीनेस देती है, पियर, सपोटा, आप याद करो, पियर, सपोटा, गुआवा, इनके पल्प में मिलता है। हमें टी लीफ में मिलते हैं और सीड कोट ऑफ लेग्यूम में मिलते हैं। ये लोकेशंस आ सकता है स्क्लीरिड्स का। स्क्लीरिड्स में बेटा हाईली थिकन्ड वॉल होती है, ल्यूमन उसका नैरो होता है। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सीधा मतलब होता है कि उस टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स हैं। आपके सिलेबस में दो मेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, एक हमारे पास जाइलम टिश्यू है, दूसरा हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम
जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड्रोम। जाइलम जो है वो उसका मेन काम क्या होता है, वो पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। आपको पता है जाइलम यूनिडायरेक्शनल होती है, रूट से वो लीफ में और स्टेम में पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि जाइलम में कौन से तरह के सेल्स होते हैं। जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है जाइलम फाइबर, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होंगे वेसल्स और एक होंगे ट्रैकिड्स। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होते, वेसल्स नहीं होते। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में मेन कंडक्टिंग सेल्स जाइलम के अंदर, जिन्हें हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जाइलम के अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट्स एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स लंबे सेल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, उनका एंड टेपरिंग होता है, मतलब एंड पे पतले हो जाते हैं। उसमें जो होता है बेटा, डिपोजिशन किसकी होती है, लिग्निन की होती है। उनमें पिट्स भी होते हैं, पर उनका जो अंदर की जगह होती है, ल्यूमन होती है, वो थोड़ा सा खाली होता है पानी के ट्रांसपोर्ट को। एनसीईआरटी कहती है कि ट्रैकिड्स में जो डिपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सा होता है, इस वजह से अलग अलग टाइप के ट्रैकिड्स बनते हैं, जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी दिखाती है। ट्रैकिड्स के बाद हमारे पास एक होते हैं वेसल्स। वेसल्स जो होते हैं वो थोड़े सिलेंड्रिकल होते हैं, उनका ल्यूमन ज्यादा चौड़ा होता है, पर वेसल्स अकेले नहीं मिलते। वेसल्स काफी ज्यादा वेसल मेंबर, मतलब एक सेल को एक वेसल मेंबर बोला, उनके साथ मिलते हैं। वेसल की जो एंड वॉल होती है उस पे छेद होता है, पोर होता है, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं। क्या ट्रैकिड्स की एंड वॉल पर पोर होता है? नहीं होता। तो ट्रैकिड्स इम्परफोरेटेड होते हैं। वेसल्स की एंड वॉल पे छेद होता है, पोर होता है, इसलिए वो एंड टू एंड जुड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परफोरेशन। ठीक है सर, तो जरा आप सिमिलरिटी बताइए ट्रैकिड्स और वेसल में। ट्रैकिड्स और वेसल दोनों लिग्निफाइड है, दोनों में पिट होता है, दोनों डेड सेल होते हैं, दोनों पानी कंडक्ट करते हैं, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट भी देंगे क्योंकि लिग्निन है। अगर डिफरेंस की बात करें तो ट्रैकिड्स के एंड वॉल क्लोज होती है, वेसल्स क्या होते हैं, परफोरेशन शो करते हैं। वेसल्स का ल्यूमन ज्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और वो एंड टू एंड कंडक्शन करते हैं। ट्रैकिड्स जो होता है वो एंड टू एंड कंडक्शन नहीं करते। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है डिफरेंस, मेन डिफरेंस परफोरेशन का है। अब आ जाते हैं जाइलम फाइबर की। जाइलम फाइबर डेड सेल्स होते हैं, उनके अंदर की जगह पर भी क्या भरा रहता है, लिग्निन भरा रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा लिग्निफाइड कौन है, सबसे ज्यादा जाइलम फाइबर होता है। जाइलम फाइबर एनसीईआरटी लिखती है सेप्टेट और ए सेप्टेट होते हैं। जाइलम फाइबर डेड सेल्स है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा थिन वॉल सेल्स होते हैं, उनका मेन काम होता है स्टोरेज। स्टोरेज किसका? फूड का। ठीक है, किसकी फॉर्म में? स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में। इसके अलावा कुछ और केमिकल स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि टैनिन्स। बहुत सारे जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है कि पानी जैसे ऊपर तो आ गया किससे, वेसल्स और ट्रैकिड से, अगर साइड में कंडक्शन करना है जिसे हम कहते हैं रेडियल कंडक्शन, तो रेडियल कंडक्शन का काम किसका होता है? जाइलम पैरेन्काइमा का होता है। तो कुछ जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास फ्लोएम की। फ्लोएम जो है, अच्छा जाइलम में कुछ चीजें और बता देते हैं बेटा आपको। हमारे पास टाइप ऑफ जाइलम होती है। ऐसी जाइलम जो प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है, उसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं। ऐसी जाइलम जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनती है, वो डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में ही बनेगी, उसे हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। जो प्राइमरी जाइलम हमारे पास होती है उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है कि अगर शुरुआत में बनी हो उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, कुछ टाइम के बाद बनी हो प्राइमरी जाइलम उसे मेटाजाइलम कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब प्राइमरी मेरिस्टेम ने जाइलम बनानी शुरू की तो तुरंत जो जाइलम बनी, इनिशियली बनी, उसे प्रोटो कहते हैं, और जो बाद में बनी मेटा कहते हैं। क्या सेकेंडरी जाइलम में प्रोटो मेटा होता है? नहीं होता। हम ये देखते हैं कि अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है, उसे एंडार्क कहते हैं और वो स्टेम में मिलता है। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, बाहर मतलब वो आउटसाइड की तरफ है, और मेटाजाइलम पिथ की तरफ है, उसे एक्सार्क कहते हैं और वो हमें रूट में मिलता है। तो हमने आपको ये बताया कि प्राइमरी जाइलम 2 प्रकार की है, प्रोटो और मेटा। सेकेंडरी जाइलम जो होती है हमारे पास, आप ध्यान रखें, सेकेंडरी जाइलम जो होती है उसमें प्रोटो मेटा नहीं होता। सेकेंडरी जाइलम सिर्फ डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में मिलती है। अब आ जाते हैं बेटा हम फ्लोएम पे। फ्लोएम का मेन काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल हो सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब रूट से आप ऊपर भी खाना भेज सकते हो जरूरत पड़ने पर, और लीफ से रूट में भी ला सकते हो। फ्लोएम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल जो होता है हमारे पास वो होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसके अलावा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल।
अगर आप जाइलम और फ्लोएम को कंपैरिजन करें, जाइलम में 3 सेल डेड थे और 1 सेल लिविंग था। फ्लोएम में सिर्फ 1 सेल डेड होता है, फ्लोएम फाइबर, बाकी के तीनों सेल हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने कहा था वेसल्स नहीं होते, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं, सीव ट्यूब नहीं होती। ठीक है, सीव ट्यूब नहीं होती। अब हम एक एक करके डिटेल बताएंगे चारों मेंबर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब जो है कई सीव मेंबर से बनी, मतलब जैसे वेसल था कई मेंबर से बना था, ऐसे ही सीव ट्यूब क्या है, कई इलोंगेटेड सेल्स का बना हुआ है। अब आपको समझना पड़ेगा कि उन सेल्स के जो एंड वॉल होती है, एंड वॉल, उस पे छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें सीव पोर कहते हैं, और उस पूरे स्ट्रक्चर को, एंड वॉल को, सीव प्लेट कहते हैं। तो छोटे छोटे जो पोर हैं उन्हें बोला हमने सीव पोर, और जो एंड वॉल है उसे हमने सीव प्लेट बोल दिया। यदि आप किसी सेल को सीधा ले लो, ठीक है, सीधा लो सीव ट्यूब को, तो सीव ट्यूब मल्टी मेंबर होती है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एक बड़ा आपका वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, और उसके अलावा उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लिखा है। सीव ट्यूब में हमारे पास जो सीव ट्यूब का एंड है वहां पर सीव पोर होते हैं और उस एरिया को सीव प्लेट कहते हैं। वो वॉल हमारे पास ट्रांसवर्स है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वॉल की बात करते हैं, मतलब साइड वॉल की बात करते हैं, वहां पर कंपेनियन सेल अटैच रहता है। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब में काफी सारे कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिटफील्ड्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिटफील्ड्स बोलते हैं। कंपेनियन सेल जो होगा बेटा हमारे पास, वो सीव ट्यूब से लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे अटैच होता है। कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, वो पिटफील्ड से जुड़ा रहता है सीव ट्यूब से। उसके अलावा वो कंट्रोल करता है प्रेशर ग्रेडियंट किसके अंदर, सीव ट्यूब के अंदर। कंपेनियन सेल के अलावा हमारे पास एक सेल और होता है जिसे फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम भी स्टोरेज होता है, पर उसके अलावा कुछ और मटेरियल स्टोर करता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेजिन्स, म्यूसिलेज और गम्स, ये चीजें स्टोर कर सकता है। इसके अलावा आप एक डिफरेंस देखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा में। फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड लंबा सेल होता है, उसकी वॉल थिक होती है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और वो भी काफी ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से बाकी सेल से कनेक्ट रहता है। अब हम आ जाते हैं फ्लोएम फाइबर पे। फ्लोएम फाइबर जो होता है, आपने एक चीज याद रखनी है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो मोनोकोट्स में नहीं होते, ये बात याद रखना। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स में नहीं होते। हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। जो फ्लोएम फाइबर हमारे पास होता है बेटा, फ्लोएम फाइबर की खास बात क्या होती है कि जो फ्लोएम फाइबर होता है वो हमारे पास डेड सेल्स होते हैं, बाद में जाकर डेड हो जाते हैं, उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। और फ्लोएम फाइबर जो है वो हमें प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलता। इसका मतलब वो सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेगा। अब सेकेंडरी फ्लोएम किसमें बनती है, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में। तो फ्लोएम फाइबर सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है। फ्लोएम फाइबर को हम एज अ बास्ट फाइबर, कमर्शियल फाइबर की तरह यूज कर सकते हैं। जाइलम फाइबर को क्यों नहीं कर सकते, वो टूट जाता है। तो फ्लोएम फाइबर को एज अ कमर्शियल फाइबर, रस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं, जूट, फ्लैक्स और हेम्प प्लांट के फ्लोएम फाइबर को। क्लियर है। अब फ्लोएम भी हमारे पास दो तरह का होता है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में भी प्रोटो और मेटा होता है, पर उसमें कुछ एक्सार्क एंडार्क नहीं होता, तो हम इस तरह की डिटेल उसमें नहीं पढ़ते। तो फ्लोएम के बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करेंगे किसकी, फ्लोएम फाइबर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम की। क्या होता है कि हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी किसके हिसाब से, एबिलिटी टू डिवीजन। वहां पर हमने पढ़ा था डिवाइडिंग सेल्स और फिर हमने पढ़ा था परमानेंट सेल्स। अब हम यहां पर यह बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रोल, अगर हम प्लांट को, टिश्यू को क्लासिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रोल हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सेकंड दो बेटा बस। बेटा एक गुड पानी पीना था इसलिए रोका था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको ये डिस्कस कर रहे हैं कि टिश्यू सिस्टम बता दिया था, तो टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रोल हमने डिवाइड किया था। तो हमने ये बोला है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 हिस्से में किसी भी प्लांट के हिस्से, मतलब पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीफ है। हर एक पार्ट में मेरे पास कौन कौन से टिश्यू होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू होता है, वास्कुलर बंडल होता है और ग्राउंड टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू की। ठीक है सर, एपिडर्मल टिश्यू का क्या मतलब है, एपिडर्मिस जो होती है प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो हमारे पास रूट, स्टेम, लीफ सारे पार्ट पर होगी। और एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर थिक होती है,
उसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, उन सेल्स के अंदर लेस प्रोटोप्लाज्म होता है और उसका वैक्यूल लार्ज होता है। अब हमारे पास ये देखना पड़ेगा क्या एपिडर्मिस पे कुछ चीजें मॉडिफिकेशन, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस में मिलता है वो क्यूटिकल मिलता है। क्यूटिकल हमेशा हमारे पास एरियल पार्ट में होगा और यंग पार्ट में होगा, मतलब यंग स्टेम में होगा, किसी ब्राउन मोटी स्टेम में क्यूटिकल नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहला क्यूटिकल रूट में नहीं होता, दूसरा क्यूटिकल लीफ और स्टेम पर हो सकता है, और सबसे ज्यादा हमारे पास किस पे होता है? लीफ पे होता है। क्यूटिकल केमिकली वैक्स की लेयर है। किसकी लेयर है? वैक्स की। उसके बाद हम बात करते हैं रूट हेयर की। रूट हेयर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है किसकी? रूट के कौन से ही रीजन की? जोन ऑफ मैचुरेशन की होती है, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है और वो पानी एब्जॉर्ब करती है, वो अनब्रांच नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी? ट्राइकोम की। ट्राइकोम क्या होता है? हमारे पास एनसीईआरटी लिखती है प्लांट में शूट पर, शूट का मतलब स्टेम और लीफ दोनों होता है, तो शूट पर हमारे पास ट्राइकोम मिलते हैं। वो हमारे पास यूजली मल्टी सेलुलर होते हैं, वो ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं, यूजली मल्टी सेलुलर होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं, मतलब धागे जैसे होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं। उनका मेन काम होता है प्रिवेंट करते हैं ट्रांसप्रेशन, पर वो कुछ सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? ट्राइकोम है, जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टेम पे और लीफ पे। क्या ये बात याद रहेगी? फीचर मैंने बता दिया, सॉफ्ट स्टिफ, यूजली मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिक्रेटरी रोल हो सकता है, कैन बी सिक्रेटरी, पर प्रिवेंट करते हैं क्या? ट्रांसप्रेशन। उसके अलावा एपिडर्मिस में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या स्टेम में होते हैं? हाँ, यंग स्टेम में हो सकते हैं, और लीफ में तो होंगे ही। लीफ में हमारे पास जो स्टोमेटा होता है वो एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन होता है। हम क्या करते हैं? तीन स्ट्रक्चर्स को मिलाकर स्टोमेटल अपरेटस का नाम देते हैं। सबसे पहले गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स बीन शेप होते हैं किसके अंदर? डाइकॉट के अंदर। उसके बाद सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस मतलब स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल है। उसके बाद हम बात करेंगे जो गार्ड सेल होता है डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट लीफ में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप होते हैं। उसकी जो इनर वॉल होती है थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, और एक रेडियली अरेंज सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल इनर वॉल जो होता है, जो बेसिकली इलास्टिक होती है, उससे जाकर जोड़ता है आउटर वॉल को। तो आपको याद रखना है गार्ड सेल ऐसा है, उसकी इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है। एक रेडियली अरेंज हमारे पास सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल होते हैं। ठीक है, और गार्ड सेल एक अकेला ऐसा सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, गार्ड सेल अकेला एपिडर्मल सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या बात याद रहेगी? जी सर, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये बात कर ली हमने। अच्छा, डंबल शेप हमारे पास मोनोकोट लीफ में होते हैं, वहां पर कैसे मतलब गार्ड सेल्स होते हैं डंबल शेप, यहां कैसे है? बीन शेप। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे जाएंगे। आगे हमारे पास आ जाते हैं किस पे? वास्कुलर बंडल पे। वास्कुलर बंडल क्या होता है बच्चे? हमारे पास क्या होता है? जो जाइलम है, जाइलम के ग्रुप को जाइलम बंडल कहेंगे, फ्लोएम के ग्रुप को फ्लोएम बंडल कहेंगे, और जाइलम और फ्लोएम को टुगेदर मिला के हम वास्कुलर बंडल बोलेंगे। जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट अलग अलग होती है रूट, स्टेम, लीफ में। जब हम रूट में देखते हैं तो एक रेडियस पे जाइलम होता है, उसके अल्टरनेट रेडियस पे फ्लोएम होता है। मतलब अगर मैं सेंटर से लाइन खींचूं तो एक लाइन पर जाइलम है, दूसरी लाइन पर फ्लोएम है। ऐसे बंडल को हम रेडियल बंडल बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ये किस में होता है? डाइकॉट रूट में भी होता है और मोनोकोट रूट में भी होता है। अगर जाइलम फ्लोएम, मैं सेंटर से लाइन खींचूं, एक ही लाइन पर जाइलम फ्लोएम आ जाए, उसे हम कॉन्जॉइंट बंडल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट बंडल। कॉन्जॉइंट बंडल में हमारे पास अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम हो, डिवाइडिंग सेल हो, उसे ओपन बंडल कहते हैं। तो आपके पास टोटल 6 ट्रांसफर सेक्शन है, एक है डाइकॉट रूट और एक है मोनोकोट रूट। डाइकॉट और मोनोकोट रूट में रेडियल बंडल होते हैं, उसके अलावा सब में कॉन्जॉइंट होते हैं। अब मेरे पास आ जाते हैं डाइकॉट स्टेम, उसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इसलिए उसे ओपन कहते हैं। फिर आ जाते हैं मोनोकोट स्टेम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई डिवाइडिंग सेल नहीं है, उसे क्लोज बंडल कहते हैं। लीफ में भी बंडल हमारे पास क्लोज ही होते हैं, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन में से एपिडर्मिस माइनस कर दूं, वास्कुलर बंडल माइनस कर दूं, तो जो चीज आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेटा, उसे जो एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वो हमारे पास कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपने एक स्टेम ले ली,
उसकी एपिडर्मिस हटा दी, तो क्या बच गया? कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू है, एंडोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू है, पेरिसाइकिल ग्राउंड टिश्यू है, पिथ हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है, मेडुलरी रेज हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों तरीके के सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी में। ट्रांसफर सेक्शन की स्टडी में आप क्या करेंगे, फटाफट से एनसीईआरटी भी सामने रखेंगे और ध्यान से कान में सुनेंगे। हमारे पास टोटल 6 ट्रांसफर सेक्शंस हैं या 6 सेक्शंस हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं डाइकॉट की, तो यहां हम मस्टर्ड की या सनफ्लावर की बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइकॉट रूट की। डाइकॉट रूट, जैसा कि कोई भी प्लांट का स्ट्रक्चर होगा, सबसे बाहर लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की। उसमें से एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर प्रोट्रूड करता है, प्रोट्रूड मतलब बाहर जाता है, उसे हम कहते हैं रूट हेयर। तो एपिडर्मिस के सेल्स इलोंगेटेड हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता और वो सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के। कॉर्टेक्स के सेल छोटे साइज के होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। रूट में इंटरसेलुलर स्पेस होता है कॉर्टेक्स के सेल्स में। अब हम ये देखते हैं कि कॉर्टेक्स की ही सबसे इनर लेयर मतलब पिथ की तरफ, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है। एंडोडर्मिस के सेल्स की शेप बैरल शेप है। बैरल आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से ऐसे, या आपने एक देखा है ड्रम देखा है बैरल, वैसी शेप का एक मतलब हमारे पास सेल होता है। तो एंडोडर्मिस के सेल सिंगल लेयर होते हैं, बैरल शेप होते हैं। उसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसे सुबिरिन कहते हैं। सुबिरिन इकट्ठा होकर कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सुबिरिन इकट्ठा होकर क्या बनाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप बना देता है। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है? पानी के एपोप्लास्ट मूवमेंट को रोकती है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबिरिन की बनी हुई है, और सुबिरिन क्या है? एक वैक्स है। कहां लगा है? टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल पे। अब हम आ जाते हैं एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर पेरिसाइकिल नहीं, फ्यू लेयर सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल के। पेरिसाइकिल के सेल्स थिक वॉल होते हैं, कंपैरेटिवली कॉर्टेक्स थिक वॉल होते हैं। और रूट में पेरिसाइकिल के 2 रोल हैं। पहला, जो रूट में रूट ब्रांच बनती है वो पेरिसाइकिल से आती है। दूसरा, पेरिसाइकिल हमारे पास रूट में कैम्बियम फॉर्म करती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैम्बियम की बात हमने कर ली। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ा है कंजक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर जो बंडल होते हैं वो रेडियल बंडल होते हैं, मतलब एक रेडियस पे जाइलम, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम होता है। उन बंडल्स के बीच में हमारे पास जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के होते हैं, जिन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पिथ पे। पिथ डाइकॉट रूट में छोटी होती है, इनकॉन्स्पिकुअस होती है, और पिथ के सेल्स क्या बने होते हैं? पैरेन्काइमा के। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, उसके बाद पेरिसाइकिल भी पैरेन्काइमा है। उसके बाद हमारे पास क्या है? जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट लगे हैं। बंडल हमारे पास कितने हो सकते हैं? 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम बंडल हो सकते हैं डाइकॉट रूट में। क्लियर है? और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू होता है। एक डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं स्टील। स्टील एक्चुअल में एक पुराना वर्ड था जो किस लिए होता था? इनर पार्ट के लिए। तो हम ये बोलेंगे ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस। मतलब क्या हुआ? सारे टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर स्टील बनाते हैं। उसमें आपके पास पेरिसाइकिल आ जाएगा, उसमें आपके पास पिथ आ जाएगा, उसमें आपके पास वास्कुलर बंडल आ जाएंगे। और अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो उसमें मेरे पास कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, पेरिसाइकिल आएगा, पिथ आएगा और कंजक्टिव टिश्यू आएंगे। तो ये हमारे पास डाइकॉट रूट की क्या हो गई? ट्रांसफर सेक्शन हो गई। अगर हम मोनोकोट रूट की बात करते हैं तो डाइकॉट और मोनोकोट रूट में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है जरा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को यह लगता है क्या रूट हेयर नहीं होंगे? बिल्कुल होते हैं, मोनोकोट रूट में भी रूट हेयर होते हैं। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा आपको कि मोनोकोट रूट में हमारे पास वास्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं, मोर देन 6 होते हैं, मतलब 6 जाइलम 6 फ्लोएम ऐसे होंगे। इसे हम कहते हैं पॉलीआर्क। दूसरा आपको यह समझना पड़ेगा कि मोनोकोट रूट में कैम्बियम नहीं बनती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तीसरा आपको यह समझना पड़ेगा कि मोनोकोट रूट की पिथ काफी ज्यादा बड़ी होती है, काफी ज्यादा लार्ज होती है। ये 3 डिफरेंस है। पहला, कैम्बियम का डिफरेंस है, पेरिसाइकिल से नहीं बनती या बनती ही नहीं है। दूसरा हम बोलेंगे बहुत सारे वास्कुलर बंडल, और तीसरा मेरे पास क्या होगी? पिथ लार्ज होगी। अगर कोई बच्चा ये पूछे मेरे से कि एंडोडर्मिस होगी, हाँ होती है, उसमें क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 डिफरेंस है वो हमें याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं डाइकॉट स्टेम में। सबसे पहले हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम मतलब सनफ्लावर या मस्टर्ड की स्टेम दे रहे हैं और यंग स्टेम ले रहे हैं।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के सेल इलोंगेटेड है, पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। उनके बाहर ट्राइकोम हो सकता है या क्यूटिकल भी हो सकता है और स्टोमेटा भी हो सकता है। स्टोमेटा आपको पता है यंग स्टेम में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एपिडर्मिस से जस्ट नीचे। अगर हम रूट पढ़ते थे तो वहां हम डायरेक्ट कॉर्टेक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, नहीं तो मैं बोले जा रहा हूं, पता चला कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। उसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। सवाल यह है कि हाइपोडर्मिस क्या सिंगल लेयर, नहीं, फ्यू लेयर होती है। उसके सेल्स कौन से होते हैं, कॉलनकाइमा के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स आ जाते हैं, फिर एंडोडर्मिस आती है। इसका मतलब कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयरों में, 3 परतों में टूटी हुई है डाइकोट स्टेम में। सबसे बाहर जो है वो मेरे पास हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टिकल सेल्स है, फिर एंडोडर्मिस है। किसकी बात कर रहा हूं, कॉर्टेक्स लेयर की डाइकोट स्टेम में। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो एंडोडर्मिस थी रूट में उसमें सुबिरिन था, यहां एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन स्टोर होते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। आपको याद होगा पेरिसाइकिल रूट की थी, वो यूनिफॉर्म लेयर में थी। यूनिफॉर्म लेयर मतलब काफी सारे सेल्स की कंटिन्यूअस लेयर थी। जब हम डाइकोट स्टेम की बात करते हैं तो वहां पेरिसाइकिल एक कंप्लीट लेयर में नहीं है, वो छोटे छोटे पैच मतलब छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप में बनी हुई है। और वो पैच एक हाफ मून सेमी ल्यूनर पैच है। तो सेमी ल्यूनर पैच की बनी है मेरे पास पेरिसाइकिल, किसमें, डाइकोट स्टेम में। और ये पैरेन्काइमा की नहीं है, ये स्क्लेरेन्काइमा की है। तो हमने यहां पर ये देखना है कि डाइकोट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर की कॉलनकाइमा, फिर मेरे पास कॉर्टिकल सेल्स आ गए, एंडोडर्मिस जिसे स्टार शीथ कह रहे हैं, सेमी ल्यूनर पैच की स्क्लेरेन्काइमा है मेरे पास, और उस स्क्लेरेन्काइमा के जस्ट अंदर मेरे पास क्या है, वास्कुलर बंडल होंगे पेरिसाइकिल के अंदर। अब वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं बेटा, हमारे पास वास्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, जिसे हम यू स्टील बोलते हैं। यू स्टील वर्ड नहीं है, रिंग में होते हैं। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैम्बियम होती है उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। वास्कुलर कैम्बियम रिंग में होते हैं, सेम साइज के होते हैं, ट्राइंगुलर शेप आप बोल सकते हो। और उन वास्कुलर बंडल के बीच में मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने बेटा, फ्लोएम और जाइलम के बीच में तो कैम्बियम है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में तो कैम्बियम है, लेकिन उन दो के बीच में मतलब वास्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज होती हैं। मेडुलरी रेज क्या होती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो रेडियल कंडक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटर में क्या होती है, पिथ होती है। तो ये डिटेल है डाइकोट स्टेम की। अगर मैं मोनोकोट स्टेम करूं तो मुझे कंपैरिजन जरूर पता होना चाहिए। मोनोकोट स्टेम में भी क्या एपिडर्मिस होती है, हाँ होती है। मोनोकोट स्टेम में हमारे पास एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ये सब लेयर नहीं होती। वहां पर सीधे हम ग्राउंड टिश्यू लिखते हैं, और ग्राउंड टिश्यू के सेल्स कंपैरेटिवली बड़े साइज के होते हैं एज कंपेयर टू डाइकोट स्टेम। उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि मोनोकोट स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। तो आपको ये कंपैरिजन जरूर याद रखना है। हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, स्क्लेरेन्काइमा की। वहां पर हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में किसकी बनी थी, वो थी कॉलनकाइमा की। उसके अलावा जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो सेम साइज के नहीं है, बिखरे हुए हैं। सेंटर में बड़े बंडल होते हैं, साइड में थोड़े छोटे बंडल होते हैं, और उन बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेन्काइमा के बंडल शीथ सेल्स होते हैं। तो आपने यहां पर यह सीखा कि मोनोकोट स्टेम में बंडल शीथ सेल्स होते हैं जो वास्कुलर बंडल के चारों तरफ होंगे, और वो किसके बने हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं। उसके बाद आपको एक चीज और दिमाग में बिठानी है कि हमारे पास यहां पर जो जो हाइपोडर्मिस है किसमें, मोनोकोट स्टेम में, वो बनी है स्क्लेरेन्काइमा की। डाइकोट स्टेम में वो कॉलनकाइमा की थी। इसके बाद आपने एक चीज ध्यान रखनी है बेटा यहां पे कि हमारे पास क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम के अंदर वाटर फिल्ड कैविटीज होती है, मतलब पानी भरी हुई कैविटीज होती हैं। ये कैविटीज सिर्फ मोनोकोट स्टेम में होती हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें सबसे पहले डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट का, आपको पता होना चाहिए एंडोडर्मिस में क्या डिफरेंस है और हमारे पास बंडल कैसे हैं, और आपको यह पता होना चाहिए कि क्या डाइकोट रूट में हमारे पास जो पेरिसाइकिल है, या हम ये बोलेंगे कि जो हाइपोडर्मिस एज सच होती है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कॉलनकाइमा की। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में आपको डिफरेंस याद करना है, पहला हाइपोडर्मिस का, दूसरा वास्कुलर बंडल अनइक्वल साइज के हैं, मोनोकोट स्टेम में वहां इक्वल साइज के। डाइकोट स्टेम में रिंग में होते हैं, मोनोकोट स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं। मोनोकोट स्टेम में आपके पास जो होगा बंडल शीथ सेल किसके बने, स्क्लेरेन्काइमा के, और वाटर फिल्ड कैविटी होती है। मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ नहीं होती। अब आ जाते हैं लीफ पर। लीफ में हम ट्रांसफर सेक्शन नहीं काटते, वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, मतलब इस तरीके से कट करते हैं। लीफ जब हम देखते हैं डाइकोट लीफ,
डाइकॉट लीफ मतलब मैंगो की लीफ और मस्टर्ड की लीफ जिसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है। डाइकॉट लीफ के अपर सरफेस को, ध्यान दे बेटा, यहां पर गड़बड़ होगी, अपर सरफेस को अडेक्सियल बोलते हैं, डी आएगा, और लोअर सरफेस पे, मतलब याद रखो लोअर का मतलब बैक, लोअर का मतलब बैक, तो अबैक्सियल बोलते हैं। तो अपर सरफेस इज अडेक्सियल, लोअर सरफेस इज अबैक्सियल। डाइकॉट लीफ में हम तीन हिस्से में बात करते हैं। पहला पार्ट होता है एपिडर्मिस, दूसरा पार्ट होता है वास्कुलर बंडल, और तीसरा पार्ट होता है ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस आपको पता है पैरेन्काइमा की ही बनी होगी। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं उसमें मीजोफिल सेल होते हैं जो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं। उसके बाद वास्कुलर बंडल होते हैं। डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस के पास जो मीजोफिल सेल होते हैं वो सीधे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। मतलब ऐसे मीजोफिल सेल जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हैं और कहां है, अपर एपिडर्मिस, अडेक्सियल एपिडर्मिस के पास में, उन्हें पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। जो जो लोअर एपिडर्मिस के पास होते हैं उन्हें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं, उनमें अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसका मतलब लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू है, मीजोफिल सेल है, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। हमने बांट दिया पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड अपर एपिडर्मिस के पास होगा, स्पॉन्जी लोअर, लोअर को बोल रहे हैं अबैक्सियल। ठीक है सर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डाइकॉट लीफ में लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, क्यूटिकल अपर सरफेस में ज्यादा होता है, लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं बेटा उसमें बीन शेप का गार्ड सेल होगा। अब हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल की। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है कहीं भी कि कौन ऊपर होगा, जाइलम या फ्लोएम, पर एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है क्योंकि डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट विनेशन होती है जहां वीन्स की मोटाई अलग अलग होती है, थिकनेस अलग अलग होती है। तो जो बड़ी वीन्स हैं, जो मोटी वीन्स हैं, वहां पर हमें वास्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, वहां बड़े बंडल मिलेंगे, और जो पतली वीन्स हैं वहां पर छोटे मिलेंगे। इसका मतलब डाइकॉट लीफ में वास्कुलर बंडल अनइक्वल साइज के होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या याद रहेगा? तो आपने याद किया रूट में रेडियल होते हैं दोनों में, ठीक है, डाइकॉट रूट और मोनोकोट रूट में। डाइकॉट स्टेम में रिंग में होते हैं, ओपन होते हैं। मोनोकोट स्टेम में बिखरे हुए होते हैं, अनइक्वल साइज होते हैं। ऐसे ही डाइकॉट लीफ में भी अनइक्वल साइज होते हैं। सबसे बड़े बंडल मोटी वीन में होते हैं, फिर छोटे होते चले जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मोनोकोट लीफ में। अब हम किस में आ जाते हैं? मोनोकोट लीफ में आ जाते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। मोनोकोट लीफ में बात करते हैं, उसे आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। मोनोकोट लीफ में मीजोफिल सेल को स्पॉन्जी और पैरेन्काइमा में नहीं तोड़ा जाता। आइसोबाइलेटरल लीफ के दोनों साइड में, अबैक्सियल और अडेक्सियल सरफेस में, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ, नियरली इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं बेटा कि जो मोनोकोट लीफ है उसकी अपर एपिडर्मिस, जिसे हम क्या बोलेंगे? अडेक्सियल। अपर एपिडर्मिस में खास तरह के सेल्स होते हैं मिडवीन पर, उन्हें नाम देते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स बड़े साइज के सेल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरलेस होते हैं, एम्प्टी होते हैं, मतलब ग्रीन नहीं होते। बुलिफॉर्म सेल्स का काम यह होता है कि जब उनमें पानी भर जाएगा टर्जिड होंगे, लीफ पूरी तरीके से एक्सटेंड होगी। जब उनमें पानी हट जाएगा तो लीफ कर्ल हो जाती है। ये किसका काम बताया मैंने? बुलिफॉर्म सेल्स का काम बताया। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये बुलिफॉर्म सेल्स का काम है। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो सुनो ध्यान से। ये बुलिफॉर्म सेल्स का काम बता दिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है? बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस पर होते हैं और वो कलरलेस एम्प्टी सेल्स हैं। क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम आ जाते हैं बेटा सेकेंडरी ग्रोथ पे। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्राइमरी मेरिस्टेम से रूट, स्टेम, लीफ ये सारे पार्ट बनते हैं, इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के बाद अगर मेरे पास प्लांट के, डाइकॉट प्लांट में स्टेम में और रूट में दोबारा से मेरिस्टेम बनती है, वुडी पार्ट में दोबारा से डिवाइडिंग सेल्स बनते हैं और वो उस पार्ट की चौड़ाई बढ़ाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, डाइकॉट प्लांट के रूट और स्टेम में हमारे पास दोबारा से डिवाइडिंग सेल्स बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं और वो उस प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो जब गर्थ इंक्रीज होती है उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, और जब लंबाई इंक्रीज हो रही थी किससे? प्राइमरी मेरिस्टेम से, उसे प्राइमरी ग्रोथ कह रहे थे। और सेकेंडरी ग्रोथ कहां कहां होती है? डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म में भी होती है। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है इस चैप्टर की। जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या ये याद रहेगा? आगे चल लेते हैं बेटा। अब आते हैं सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए दो रिंग में कैम्बियम बनती है। एक कैम्बियम जो वास्कुलर बंडल बनाएगी उसे वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। एक कैम्बियम जो बाहर का एरिया बनाएगी उसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो कॉर्टेक्स में बनती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्कुलर कैम्बियम क्या होती है। सबसे पहले हम वास्कुलर कैम्बियम के बारे में जानते हैं।
वास्कुलर कैम्बियम वो कैम्बियम होती है जो दोबारा से जाइलम और फ्लोएम बनाएगी, इसीलिए उसको वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वास्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में डाइकॉट स्टेम में, हम डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइकॉट स्टेम में फ्लोएम और जाइलम के बीच में पहले से डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि डाइकॉट स्टेम में, यंग स्टेम में वास्कुलर कैम्बियम पैचेस में, मतलब पहले से थोड़ी सी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कुछ टाइम के बाद जो मेडुलरी रेज के सेल्स होते हैं, जो उस वास्कुलर कैम्बियम, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ के आसपास के हैं, वो भी डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक रिंग पूरी हो जाती है। तो हमें यह समझना है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में पहले से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है और रिंग पूरी हो जाती है जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि वास्कुलर कैम्बियम किस सेल की डी डिफरेंशिएशन से बनती है, दैट इज मेडुलरी रेस। क्या वो पूरी बनती है? नहीं, पैचेस में होती है, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट रिंग बन जाती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि ये काम कैसे करती है। जो वास्कुलर कैम्बियम है वो एक तरह के सेल्स की पूरी रिंग है। वो क्या करती है, दोनों तरफ सेल बनाती है, उसे एनसीईआरटी कहती है कट ऑफ। मतलब बाहर की तरफ भी सेल बनाएगी, अंदर की तरफ सेल बनाएगी। बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम है। तो बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम था, तो उधर जो फ्लोएम बनाएगी उसे बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ जाइलम था, तो वो जो जाइलम बनाएगी उसे बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। अब जो वास्कुलर कैम्बियम है वो अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है। मतलब क्या हुआ, वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, इनर साइड वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती है। उसकी वजह से वो रिंग बाहर की तरफ मूव करती है और सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करके दोनों तरफ सेल बनाती है। आउटर साइड में बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम, इनर साइड में बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। वास्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होती है इनर साइड में और ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती है। इस वजह से क्या होगा कि वास्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ मूव करने लगती है। जब वास्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम क्रश होने लगेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको यहां पर एक चीज और समझना है कि कुछ सेल्स वास्कुलर कैम्बियम के वो सेकेंडरी जाइलम नहीं बनाते, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाते, वो बनाते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। मतलब क्या हुआ, वास्कुलर कैम्बियम पहले डिवाइड करी उसने और सेल्स बनाए, अब वो सेल्स परमानेंट होके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। लेकिन कुछ सेल्स सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम ना बनके सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो क्या करेंगे, रेडियल कंडक्शन करेंगे। तो यहां पर हमने समझना है वास्कुलर कैम्बियम बनाती है पहला सेकेंडरी जाइलम, दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम, तीसरा सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब हम क्या देखेंगे बेटा कि ट्रीज में किस तरीके से एज फाइंड की जाती है। इसके लिए एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, या हम बोलेंगे अर्ली वुड या लेट वुड। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के एरिया होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल एरिया और एक होता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल एरिया में सीजन नहीं होते जो इक्वेटर के पास है, टेम्परेट एरिया में सीजन्स होते हैं। जहां पर हमारे पास सीजन प्रेजेंट होते हैं उन सीजन्स में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, उन सीजन में जो ट्री होते हैं वहां पर वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी क्या करती है, वेरी करती है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वास्कुलर कैम्बियम डिवाइडिंग सेल की लेयर है, उसकी एक्टिविटी सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएबल होती है। वो क्या होती है, अगर हमारे पास स्प्रिंग सीजन है तो ज्यादा एक्टिव है, विंटर में कम एक्टिव है। स्प्रिंग सीजन में वास्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी जाइलम बनाएगी तो वो क्या करेगी, कैसे बनाएगी, ज्यादा बनाएगी। मतलब मान लो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनाएगी और उसके जो वेसल्स होंगे थोड़े चौड़े होंगे। जब ज्यादा सेल्स बनेंगे और चौड़े सेल्स बनेंगे वो लाइट कलर का दिखेगा। जब हम आ जाते हैं विंटर में या ऑटम की बात कर लेते हैं या लेट सीजन की बात कर लेते हैं, वहां पर वास्कुलर कैम्बियम कम एक्टिव होती है, तो जो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी वो सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स नैरो होंगे और कम सेल्स बनेंगे, तो वो डार्क रिंग होगी। तो आपने एक बात समझ ली कि वास्कुलर कैम्बियम जो होती है हमारे पास, वास्कुलर कैम्बियम जो होती है वो दो तरीके से काम कर सकती है सीजन के हिसाब से। एक वो लाइट कलर की सेकेंडरी जाइलम बना सकती है, एक डार्क कलर की। अगर लाइट और डार्क अल्टरनेट बनाएगी तभी हम उसको काउंट कर सकते हैं और उसी से एज काउंट करते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग सीजन में बनेगा उसे अर्ली वुड बोलेंगे, क्योंकि वुड शब्द जो है वो सेकेंडरी जाइलम के लिए। हम सेकेंडरी फ्लोएम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रश हो रहा है। तो इसका मतलब एज काउंट करते हैं सेकेंडरी जाइलम से, और उसमें भी हम या तो स्प्रिंग वाली रिंग काउंट करेंगे या ऑटम वाली करेंगे। ऑटम वाली डार्क होती है या विंटर वाली डार्क होती है और स्प्रिंग वाली हमारे पास कैसी होती है, लाइट होती है। क्या ये समझ में आ गया? अब एक टॉपिक है बेटा जिसे हम कहते हैं हर्ट वुड और सैप वुड।
आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे ट्री की लंबाई बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और साथ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक और प्रॉब्लम होती है कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। अब क्या हो रहा है बेटा, लगातार ट्री हर साल सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, तो सेकेंडरी जाइलम की मान लो 500 रिंग है। वो क्या करता है, अंदर वाली जो सेकेंडरी जाइलम है उसको डेड करता हुआ चला जाता है। डेड कैसे करता है, जाइलम तो ऑलरेडी डेड है, क्योंकि उसमें लिविंग सेल सिर्फ कौन सा है मेरे पास, लिविंग सेल तो जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिपोजिशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, जो उसके फाइबर्स और ट्रैकिड्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। डिपोजिशन हम किसकी करते हैं बेटा, डिपोजिशन हम करते हैं टैनिन की, ऑयल की, रेजिन्स की और गम्स की, एरोमेटिक सब्सटेंस की। इनकी डिपोजिशन करके वेसल्स और ट्रैकिड्स को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। यहां पर नीट में क्वेश्चन आया था कि जाइलम पैरेन्काइमा एक बैलून शेप स्ट्रक्चर बनाता है जो वेसल्स के अंदर जाकर उसे ब्लॉक करने में मदद करता है, उसे हम टाइलोज कहते हैं। तो बैलून शेप एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के बाहर से आया था। अब हमने यहां पर बात कर ली कि वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसका फायदा क्या होता है, पहला वो टर्माइट और फंजाई रेजिस्टेंट हो जाता है, दूसरा वो काफी ज्यादा हार्ड और ड्यूरेबल हो जाता है। ड्यूरेबल मतलब खराब नहीं होगी, जैसे आपने देखा है लकड़ी को बाहर से घिस के उसका सॉफ्ट पार्ट हटा देते हैं। तो आपने यहां पर यह समझा कि सेकेंडरी जाइलम जो होगी, जो इनर सेकेंडरी जाइलम है, उसको ब्लॉक करके डेड कर देते हैं डिपोजिशन से। डिपोजिशन केमिकल्स मैंने बता दिए। उसके बाद अंदर वाली जो डेड सेकेंडरी जाइलम, उसे हार्डवुड कहते हैं या डूरामेन कहते हैं। वो ड्यूरेबल होता है, हार्ड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, रेजिस्टेंट होता है इन्फेक्शन से। बाहर वाली सेकेंडरी जाइलम कंडक्शन करती रहती है, उसे सैपवुड कहते हैं। इसका मतलब एक ट्री में सबसे बाहर सेकेंडरी फ्लोएम होती है जो खाने का कंडक्शन कर रही है, उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम होती है और अंदर का पार्ट हमारे पास पूरी तरीके से डेड होता है और जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं लकड़ी पुरानी होती है तो अच्छी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। आपने ये देखा है कि वास्कुलर कैम्बियम अंदर होती है, जब वास्कुलर कैम्बियम बढ़ती है तो बाहर में एपिडर्मिस फट जाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे कोई पर्सन अंदर से बड़ा, ऐसे बड़ा होगा, मोटा होगा, तो उसके कपड़े फट सकते हैं, तो इसीलिए एपिडर्मिस की लेयर फट जाती है। उसको रिप्लेस करने के लिए कॉर्टेक्स के अंदर एक और कैम्बियम बनती है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम फेलोजन हो सकता है। उसके सेल्स रेक्टेंगुलर होते हैं और वो यूनी लेयर होती है, मतलब सिंगल लेयर होती है। वास्कुलर कैम्बियम कई लेयर थिक हो सकती है, कॉर्क कैम्बियम सिंगल लेयर थिक होगी, ठीक है, क्लियर है, सही है। एक बार ये लेयर वाला चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। हाँ बेटा, मैं जो श्योर नहीं हूं मैं ऐसा बोल दूंगा, ऐसा थोड़ी कि कुछ छुपाऊंगा, ठीक है, सही है। तो आपने देख लिया ये जो लेयर है ये मेरे पास क्या है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो बाहर की, कॉर्क कैम्बियम क्या है, फेलोजन कहते हैं। वो क्या करेगी, बाहर क्योंकि एपिडर्मिस टूट गई है तो एक डेड लेयर बनाएगी जिससे इन्फेक्शन बचा सके। उस डेड लेयर का नाम कॉर्क होगा, उसमें सुबिरिन डिपॉजिट होता है। कॉर्क का एक और नाम होता है फैलम। और ये कौन बना रहा है, फेलोजन बना रहा है। फेलोजन अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी जिसे फेलोडर्म कहेंगे। तो आपने ये समझना पड़ेगा कि बाहर एक 3 परत बन रही है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, उसमें एक फेलोजन है, उसने बाहर बनाया फैलम और अंदर बनाया फेलोडर्म। तो फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों को मिला के पेरिडर्म बोलेंगे। इसमें से लिविंग कौन सी है, फेलोजन है और फेलोडर्म है। फैलम मेरे पास डेड लेयर होती है। अब यहां पर हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसे हम बार्क कहते हैं। बार्क मतलब छाल। बार्क क्या होता है बेटा, एक डेफिनेशन है, ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम के बाहर की सारी लेयर्स के टूटने के चांस होते हैं, उन्हें हम बार्क में लेते हैं। बार्क में मेरे पास सेकेंडरी फ्लोएम तक इंक्लूड हो जाती है। बार्क अगर स्प्रिंग में बने तो अर्ली बार्क कहते हैं, विंटर में बने तो उसे हम लेट बार्क कहते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं लेंटिसेल। आप सबको पता है जब ट्रीज मोटे हो जाएंगे तो अंदर के टिश्यूज को गैसेस एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। होता क्या है कि फेलोजन नॉर्मली क्या बनाती है, कॉर्टेक्स बनाती है, सॉरी कॉर्क बनाती है, फेलोजन बाहर की तरफ। लेकिन कुछ पॉइंट्स पर वो कॉर्क ना बना के एक खास तरह के सेल्स बनाती है जिसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स एपिडर्मिस में लेंस शेप की ओपनिंग कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, एट सम पॉइंट कॉर्क कैम्बियम ने या फेलोजन ने क्या बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, जिन्होंने लेंस शेप की ओपनिंग एपिडर्मिस में बना दी, जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है स्टेम में और रूट में। उसे हम क्या बोल सकते हैं, लेंटिसेल बोल सकते हैं। तो लेंटिसेल का मतलब है लेंस शेप ओपनिंग, डाइकोट स्टेम डाइकोट रूट में बनेंगे, ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ बनते हैं। किस लिए होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या डाइकोट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल डाइकोट स्टेम जैसी, कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला, डाइकोट रूट में पहले से कोई कैम्बियम नहीं होती। इसका मतलब वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पूरी तरीके से नई बनानी पड़ेगी।
तो आपको वास्कुलर कैम्बियम कैसे बनाएंगे आप जरा ध्यान से सुने। वास्कुलर कैम्बियम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाइलम के ऊपर वाले सेल्स पेरिसाइकिल जो होते हैं उनको डिवाइडिंग करेंगे और फ्लोएम के नीचे वाले सेल्स को डिवाइडिंग करेंगे पित्त की तरफ और जाइलम फ्लोएम के बीच की तरफ। मतलब क्या हुआ, हम एक वेवी रिंग बनाएंगे जो फ्लोएम को बाहर कर रहा हो, जाइलम को अंदर कर रहा हो। तो जाइलम के ऊपर के सेल्स जो पेरिसाइकिल के पास है, फ्लोएम के नीचे वाले सेल पित्त के पास और जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू, इनको डिवाइडिंग करके हम क्या बनाएंगे, वास्कुलर कैम्बियम बनाएंगे। और पेरिसाइकिल से आपकी कॉर कैम्बियम भी बनती है। तो कहीं ना कहीं पेरिसाइकिल वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों में बनाने में इन्वॉल्व है। बाकी के चेंजेस सेम होंगे, पर याद ये रखना है कि डाइकॉट रूट में वेवी रिंग बनती है। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अगर आपको पहचानना है कि ये रूट की सेकेंडरी ग्रोथ है कि स्टेम की, अगर अगर आपको एक दे रखा है वास्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर, सेकेंडरी जाइलम अंदर, अगर फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम सेम रेडियस पर है, एक ही लाइन पर है, तो वो डाइकॉट स्टेम है। अगर अलग अलग लाइन पर है, जैसे कि रेडियल बंडल पे होता है, तो वो डाइकॉट रूट है। तो इसे एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं टाइम लेकर इसको प्रॉपरली करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, बहुत सारी वीडियोस आपके आसपास फ्लोट हो रही है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हर चीज़ का जवाब दे सकें। कई बच्चे पूछते भी हैं और ना हम इंटरेस्टेड हैं, पर अपनी बात हमेशा रख सकते हैं और कभी भी रख सकते हैं। अभी पढ़ाई का समय है, सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। एफर्ट पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, हमारा भी आपका भी। थैंक यू बेटा, बाय।